हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टेसिस को लगा रहे हैं हम संस्कृति आईएएस की। संस्कृति आईएएस की जो हमारी है जीएस की टेसिस को हम लगा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 1 और टेस्ट नंबर आपका जो है तीसरा यहाँ पर लग रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी से संबंधित जो है क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पर हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से या पहले क्वेश्चन से। जल्दी से आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी चैनल पर हम बात करें तो दृष्टि की भी हम टेस्ट को लगा रहे हैं, और दृष्टि के अगर आबा बात की जाए संस्कृति की तो हम लगा ही रहे हैं, आप लोग देख ही पा रहे हो। और संस्कृति के अलावा ध्येय की भी हम इसी चैनल पर टेस्ट को लगा रहे हैं। तो आपको तीनों टेस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं, देख पाओगे। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका जो है सही है। तो बात करें महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। क्या कहता है, महाराष्ट्र के जो आंतरिक भाग है, जो भीतरी भाग है, उनकी वर्षा की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। हम कहेंगे बिल्कुल बात सही। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर देखोगे तो मानसून जो होता है वृष्टि छाया प्रदेश के पड़ता है ना। आंतरिक भाग किसमें? वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो हम कहेंगे बात तो ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। कारण कहता है कि अरब सागर के मानसून के लिए पश्चिमी घाट जो है वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। बिल्कुल आपका ये वाला इस तरीके से एरिया देखोगे, जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वो इस साइड के पार्ट में क्या करता है, वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण कर देता है। तो हम कहेंगे कारण भी सही है, कथन भी सही है, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही जो है कर रहा है। इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं। जैसे जो मानसूनी वर्षा है, जो कारण होता है पश्चिमी घाट ढाल पर कई तरह की स्थानों पर मौसम में जो अंतर है वो देखने को मिलता है। कहीं कहीं यहाँ पर 300 सेंटीमीटर से ज्यादा भी वर्षा प्राप्त होती है और कहीं कहीं पर 300 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना है, आपके दक्कन वाले एरिया में अलग अलग वर्षा भी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? आपकी वृष्टि छाया प्रदेश के कारण मिलती है। ठीक है। मानसूनी हवाओं को अरब सागर की शाखा प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित पश्चिमी घाट से टकराकर जो है ऊपर उठती है और पर्वतीय रूप में वर्षा भी करती है। क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत बने हुए हैं वहां पर यह वर्षा करती है, और जहां पर पर्वत नहीं होते उनको अवरोध नहीं मिल पाता है तो वह ऊपर बढ़ती चली जाती है, मतलब उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो एक ही क्वेश्चन में उलझे रहेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएंगी, इसलिए हमें अपना उतना ही कंटेंट को काम करना है जितना हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको माइंड में वो चीजें रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है, इनमें से कितने युग्म यहाँ पर सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र चेमा युगडुंग हिमनस से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र चेमा युगडुंग हिमनस से निकलती है, हम कहेंगे करेक्ट है। सिंधु की बात किया तो बोखरचू हिमनस से निकलती है। सिंधु बोखरचू हिमनस से निकलती है, हम कहेंगे बिल्कुल बोखरचू हिमनस से निकलती है। घाघरा की बात की है तो घाघरा जो है आपकी मापचा चुंगो हिमनस से निकलती है। तो घाघरा आपकी मापचा चुंगो हिमनस से निकलेगी क्या? हम कहेंगे बिल्कुल निकलेगी। तो घाघरा मापचा चुंगो हिमनस से निकलती है। कोसी की बात की है, कोसी जो नदी है आपकी कोसी नदी है जो मिलाप हिमनस से नहीं निकलती है। कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? नेपाल से होता है। अब नेपाल में कहां से होता है? ये तो जगह का नाम है। नेपाल में एक बात की जाए तो हम कहेंगे सप्तकोशिक से होता है। कैसे? सप्तकोशिकी से कोसी नदी का जो है उद्गम होता है। तो 1 2 3 सही है, तो हम कहेंगे 3 युग्म यहां पर सही है, चौथा वाला गलत था, मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा लोहे भंडार क्षेत्र कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। तो इनमें से लोहे भंडार क्षेत्र 3 कर्नाटक में है, 1 नहीं है। बात करेंगे कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, कुद्रेमुख की पहाड़ी भी कर्नाटक में है, संदूर श्रेणी भी कर्नाटक में है। बादाम पहाड़ी की बात करें, बादाम पहाड़ी आपकी उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में। कहां पर? मयूरभंज जो है जिला है वहां पर है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत है। कौन सा चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप भारत के ही दोनों पार्ट हैं, लेकिन भारत के तो है ही हैं, लेकिन ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। कौन सा डिग्री चैनल करता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा? 9 डिग्री चैनल जो है आपका अलग यहाँ पर करता है। आपको एक चीज यहाँ पर और भी अच्छी याद रखना है, 8 डिग्री चैनल भी है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय एवं किसको? मिनिकॉय एवं मालदीव को अलग करता है। मिनिकॉय एवं मालदीव को जो है अलग करता है। कौन करता है? 8 डिग्री। और 9 डिग्री मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को अलग करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो हैं प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित हैं? तो प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं यहां पर है? तो हम करेंगे मौसमी और मानसून वर्षा पर निर्भर है, बिल्कुल करेक्ट बात है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती नहीं, वृक्षाकार जो नदियां हैं वो उत्तरी भारत की नदियां निर्माण करती हैं। मार्ग में परिवर्तन और विसर्ग, ये भी इसमें नहीं कारण है, क्योंकि ये सब युवावस्था की है ना, युवावस्था की है, उत्तर भारत की नदियां हैं। अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी की है, बिल्कुल ठीक है, क्यों पुरानी हो चुकी हैं, पूर्णावस्था में पहुंच चुकी हैं, तो ये अपेक्षाकृत छोटी भी हैं और मौसमी और मानसून वर्षा पर निर्भर है। ऑप्शन आपका पहला रहेगा, 1 और 4 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुकी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो कुकी जनजाति कहां पर निवास करती है? हम कहेंगे मणिपुर राज्य में निवास करती है, इंपॉर्टेंट है। और कुकी जनजाति मणिपुर में ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी पाई जाती है। कहां पर? बांग्लादेश में ही पाई जाती है, और बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार में भी यहां पर जो है पाई जाती है। तो कुकी जनजाति तीनों देशों से संबंधित है, उत्तर भारत के ये मणिपुर में निवास करने वाली जनजाति है। चलिए बात करेंगे, भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक यामोत्तर की बात कर रहा है, किन किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको वैसे पता होना चाहिए, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से तो एंट्री करती है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका अंतिम में आंध्र प्रदेश। तो यहां पर कौन कौन सा है? हम कहेंगे उड़ीसा है ना, मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन झारखंड इसमें नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 3, जितने भी 3 है वो सब यहाँ पर अलग कर दो। तो हम कहेंगे 1, 2, 4, 5 से हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्गम क्षेत्र से निकलने वाली नदियां वलयाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो ऐसा क्षेत्र है जहां से वलयाकार अपवाह तंत्र का जो है निर्माण करती हैं। किसका उद्गम क्षेत्र है? हम बोलेंगे नीलगिरी पहाड़ियों की नदियां हैं। आपके उद्गम क्षेत्र जो है वलयाकार है ना, एक वलय के रूप में जो है आपका कैसा है, अपवाह प्रतिरूप का यहाँ पर जो है निर्माण करती तरीके से पूर्ण एवं घर्षित गुम्बदीय पर्वतों से निकलती है। मान लो अगर पर्वत है और ये पर्वत से यहाँ से भी इस तरीके से जो है आपके वलयाकार अपवाह तंत्र का जो है निर्माण कर लेती है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेलिकोंडा श्रेणी। अब ये श्रेणी तो समझ पा रहे होंगे ना, तमिलनाडु में और आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, पालनी, इस तरीके से वेलिकोंडा श्रेणी के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? वेलिकोंडा के बारे में कहें, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित वलित और भ्रंशित श्रृंखला है। क्या ये तमिलनाडु में है? नहीं, हम कहेंगे ये जो है आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस तरफ में अधिक हो गए तो यहाँ पर आपको जो है वेलिकोंडा दिख जाएगी। तो पहला वाला गलत हो गया। इससे होकर मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला रेल मार्ग है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका गलत था। नेक्स्ट बात कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करने पहले एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। हमारे 2 कोर्स हमारे ऐप पर आ चुके हैं। ऐप के नाम की बात की जाए, यूपीएससी नट नाम है, और इस ऐप को आप लोग किससे डाउनलोड कर सकते हो? लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर यूपीपीसीएस 2025 के लिए एग्जाम बूस्टर नाम से सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसका बैच आपका 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन के बाद। 10 अगस्त तक एक चीज यहां पर रखना है, 10 अगस्त तक राखी के तक जो भी यहां पर ज्वाइन करते हैं उनके लिए यहां पर जो है 100 रुपए फीस होने वाली है। इसके बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए या तो 150 रुपए फीस हो जाएगी या फिर 200 रुपए फीस हो सकती है। तो अभी जाइएगा और 100 रुपए में ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट यहां पर कवर किए जाएंगे लेक्चर के साथ, और यूपी स्पेशल भी किया जाएगा। लगभग आप ये मानो 90 टोटल वीडियो यहां पर जो है होने वाली। कितनी? 90 प्लस होंगी, करंट अफेयर्स भी साथ में होगा। 90 लेक्चर आपके प्रत्येक दिन 3 लेक्चर आएंगे और 30 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लगभग 20 सितंबर तक हम यहां पर इस आपको कंप्लीट जो है कर देंगे। कोई समस्या है तो नंबर दिया गया है, इस पर फोन लगा के आप कोई भी समाधान ले सकते हो। इसी के फॉर्मेट में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में टेस्ट सीरीज निकाली है। बाइलिंगुअल है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, सारे 300 से ज्यादा आपको टेस्ट मिलते हैं। आप लगा सकते हो, जिसमें आप सबमिट करने के बाद एक्सप्लेन और की पॉइंट आपको मिलते हैं, आप वो अपने नोट करके याद कर सकते हो। तो दोनों चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, जितना हो सके उतना जल्दी कर लीजिएगा, फिर बाद में आपको यहाँ पर कंसेशन नहीं दिया जाएगा। 100 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। 100 रुपए भी किसी के पास नहीं है तो कॉन्टेक्ट कर लेना, हमसे बात हो जाएगी, उस पर ही समाधान हम निकाल लेंगे। लेकिन याद रखना है आपको, यहाँ पर जरूर ऐप पर जाके कर लेना है, देख लेना है, यूपीएससी नेट हमारा ऐप है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। दक्षिण भारत का क्या है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना, ये जूम आउट हो गया है।
एक मिनट, चलिए। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? अब देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है कि ऐसा दक्षिण भारत का कौन सा पर्यटन क्षेत्र है, तो हम कहेंगे कोडाई कनाल है। और ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हम कहेंगे पालनी पर्वत श्रेणी में। आप यहां पर देखोगे तो इस तरीके से मैं डायग्राम दिखाता हूं, इस तरीके से आप यहां पर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है ना, और यहां पर अन्नामलाई के आप देखोगे पूरब में पालनी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा, ये आपकी अन्नामलाई हो जाएगा, ये आपकी कार्डमम हो जाएगा, और अन्नामलाई के पूरब में आपका पालनी हो जाएगा। पालनी में ही आपकी कोडाई कनाल आपकी जो है पर्यटन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अगर नीलगिरी की बात किया तो डोडा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की बात किया तो नीलगिरी की डोडा बेटा है, अन्नामलाई की बात करें तो अनाई बुड़ी है, कार्डमम की आपकी इलायची है, और आपको ध्यान रखना है पालनी की कोडाई कनाल है। भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी होती हैं या हैं? भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें जो होती हैं उत्तरदायी होती हैं। निम्नलिखित में से किसे बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है? बारदौली छीड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे काल वैसाखी को। किसको? काल वैसाखी को बारदौली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके क्रमानुसार पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट बताना है। ईस्ट टू वेस्ट में व्यवस्थित कीजिए, इनका नीचे से बताइए क्रम क्या है। तो भाई पूरब से पश्चिम की ओर बताना है, ईस्ट टू वेस्ट बताना है, और पूर्वी हिमालय की है कौन कौन सी रहेंगी? तो एक तो आपकी खांसी रहेगी, खांसी की बात, खांसी नहीं है, खांसी पहाड़ी है ना। खांसी के बाद क्या रहेगी? खांसी के बाद हम कहेंगे अच्छा पूर्व से पश्चिम में, सॉरी, सबसे पहले आपकी नागा पहाड़ी रहेगी, सबसे पहले आपकी नागा पहाड़ी रहेगी, फिर उसके बाद आपकी मिकिर पहाड़ी रहेगी, फिर उसके बाद आपकी कौन सी रहेगी? खांसी रहेगी, और अंतिम में आपकी गारो पहाड़ी रहेगी। तो इस तरीके से आपकी रहेगी, पहले आपकी नागा, फिर मिकिर, फिर खांसी, फिर आपकी गारो पहाड़ी जो है रहेगी। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, माफी चाहता हूं। निम्नलिखित मेघालय पठार के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मेघालय पठार के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो हम कहेंगे मेघालय पठार के बारे में, यहाँ वर्ष भर अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, करेक्ट है। खनिजों की दृष्टि से मेघालय का पठार महत्वपूर्ण है, हम कहेंगे ये भी सही है, ऑप्शन सी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो भारतीय मरुस्थल के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, बिल्कुल करेक्ट है। क्या था? मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था, करेक्ट है। यहाँ की नदियां अल्पकालिक और अंतःस्थलीय अपप्रवाह का निर्माण करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस लोहे इस्पात कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? भारत में लोहे इस्पात कारखाने की स्थापना को सबसे पहले कहां पर किया गया था? कुल्टी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। कुल्टी पश्चिम बंगाल में सबसे पहले लोहे इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। एक तरीके से आसनसोल कह सकते हो, अब आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाएगी। आसनसोल कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, और यहां पर सबसे पहले स्थापना जो है 1874 में की गई थी, 1874 में की गई थी। अगर नॉर्मली बड़े पैमाने पर देखा जाए कि भारत का पहला कारखाना कहां पर खोला गया था, तो सबसे पहले आपका जमशेद जी क्या है? जमशेद जी टाटा के द्वारा कहां पर खोला गया था? तो कहेंगे हम झारखंड में खोला गया था। अब झारखंड है, पहले उस समय बिहार था, विभाजन नहीं हुआ था। और एक चीज और याद रखना है, कब खोला गया था? तो 1907 में खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है? तो यहाँ पर कौन सा दर्रा है जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है? तो हम कहेंगे बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है। यहाँ पर और भी है, जैसे बात करें बुर्जिल दर्रा भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा की बात की कहाँ पर है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा की बात करें तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में, और बनिहाल दर्रा तो आपका जम्मू कश्मीर में ही है, आपको पता ही है, श्रीनगर में है। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? तो भारत का जो कोयला है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 90% से ज्यादा कोयला आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में विचार करना है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, करेक्ट है। इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है। 200 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाए, वो भी आवश्यक है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, बी वाला यहाँ पर हम टिक करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं? तो कौन सी नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो हम कहेंगे एक तो आपकी ताप्ती नदी है, एस्चुरी बनाती है। दूसरा नर्मदा नदी है, आपकी एस्चुरी बनाती है। जबकि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब हम बात करें ताप्ती नदी, यहाँ पर आपकी ये नर्मदा, यहाँ पर आपकी ये ताप्ती, तो ये हो जाएगी नर्मदा, ये ताप्ती अरब सागर में गिरती है। कहां पर? अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वहीं गोदावरी और कृष्णा ये दोनों आपकी कहां गिरती हैं? ये दोनों आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये आपका डेल्टा का निर्माण जो है करती हैं। तो दो आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं और दो आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन पहला और चौथा ऑप्शन रहेगा, डी वाले पे हम जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य अटलांटिक कटक को ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? मध्य अटलांटिक कटक को ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? हम कहेंगे टेलीग्राफिक कटक के नाम से। किसको? टेलीग्राफिक कटक के नाम से जाना जाता है। कौन से पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में सहायक है? पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में कौन सहायक होता है? ऑप्शन यहां पर रहेगा, क्या रहेगा? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरिलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो चारों ही आपके पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों में उत्पत्ति के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला यहां पर जो है करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात किया तो बहुत बड़ी है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता रहता है ना। और क्या होता है? इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। आपको पता ही होगा। पर्वतीय वर्षा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? पर्वतीय वर्षा के बारे में विचार करना है। यह पवन विमुखी ढाल पर सर्वाधिक और पवन विमुखी ढाल पर न्यूनतम होती है। पवन मुखी ढाल पर सर्वाधिक होता है, पवन विमुखी ढाल पर न्यूनतम होता है। क्या ये सही है? हम कहेंगे पर्वतीय वर्षा के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यून होती है। क्या ये सही है? भाई गलत लिखा है। निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, अधिक होती है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल पहला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जाम्बेजी नदी के द्वारा निर्मित विक्टोरिया जलप्रपात किसका उदाहरण है? जाम्बेजी नदी पर जो विक्टोरिया जलप्रपात बना है, कहाँ की बात हो रही है? ये साउथ अफ्रीका की, सॉरी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। कहाँ की? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। सॉरी माफी चाहता हूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना है, किसका उदाहरण है? भ्रिंस प्रपात का उदाहरण है। किसका? भ्रिंस प्रपात का उदाहरण है। भ्रिंस प्रपात क्या होती है? नदी के मार्ग में भ्रंशन की क्रिया होने से जब कठोर या प्रतिरोधी चट्टानें जो होती हैं नदी के ऊपर रह जाती हैं, उनको अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टानी भाग नीचे धंस जाते हैं और कगार भ्रंश के सहारे नदी का जल कठोर चट्टान से होकर ऊंचाई से निचली कम चट्टान पर गिरने लगता है। उसको हम भ्रंश प्रपात के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश प्रपात के रूप में जानते हैं। ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आता है सागरीय लवणता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? सागरीय लवणता के बारे में, अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है। अगर अधिक लवणता है तो सागर क्या होगा? देरी से जमेगा। करेक्ट है। ध्रुवों के चतुर्दिक क्षेत्रों में अधिक लवणता क्षेत्र पाई जाती है। क्या ये सही है? भाई हम कहेंगे गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः लवणता में कमी आती है। अगर हम मान लें ये 0 डिग्री हमारा भूमध्य रेखा है और अगर हम ऊपर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, अगर हम ध्रुवों के ऊपर जा रहे हैं तो लवणता की मात्रा क्या होगी? तो लवणता की मात्रा जो है कम होती जाएगी, बढ़ती नहीं जाएगी, कम होती जाएगी। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 क्वेश्चन लगा चुके हैं। चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर मल्टीपल्स आपके लिए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप ज्वाइन जरूर उनको कर लीजिएगा। 38वीं समानांतर रेखा जो है किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ में देख सकते हो। 38वीं समानांतर रेखा के बाद बात करें, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा का निर्धारण जो है करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन सीन नदी के तट पर है? अब ये सीन नदी कहां पर है, कहां क्या बला है? सीन नदी फ्रांस में है। कहां पर है सीन नदी? फ्रांस में है। और इस पर सीन नदी के तट पर कौन सा आपका बंदरगाह है? तो हम कहेंगे मार्सेलिज। कौन सा है? मार्सेलिज जो है बंदरगाह है, सीन नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कनारी जलधारा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो कैनारी हो जाए या कनारी हो जाए, अब आपको नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, कैनारी आ जाए कनारी आ जाए। उस जलधारा के बारे में बात करें, यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती रहती है। मान लेते हैं आपका ये क्या बना है, आपका ये मान लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे मान के चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बना देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा अफ्रीका है, हालांकि थोड़ा और मोटा ताजा है,
हमने इसको पतला बना दिया है। ये अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे। तो उत्तरी अफ्रीका ये हो गया और पश्चिमी तट आपका ये वाला सहारा हो जाएगा। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे जो है आवेगी कैनारी जलधारा जो है प्रवाहित होती है, तो हम कहेंगे करेक्ट है। व्यापारिक पवने इसकी उत्पत्ति में सहायक होती है। तो व्यापारिक पवने क्या है, इसकी उत्पत्ति में सहायक होती है, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। आपका सी वाला 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है और उनकी अवस्थिति है। कौन सा मत्स्य ग्रहण किस आपकी अवस्थिति पर स्थित है? जैसे बात करें डॉगर बैक, डॉगर बैक की बात किया है तो आपका कहां पर है, उत्तरी सागर में है। रीड बैक की बात किया है तो दक्षिणी चीन सागर में है। ग्रेट फिशर बैंक की बात किया है तो डेनमार्क में है और ग्रेट बैंक की बात किया है तो न्यूफाइलैंड में है। ऑप्शन हमारा सी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टेलेक्लाइट स्थल रूप का निर्माण किस गतिशील शक्ति के द्वारा होता है? स्टेलेक्लाइट स्थल रूप का जो निर्माण है किस गतिशील शक्ति के द्वारा होगा? तो हमारा ऑप्शन आएगा भूमिगत जल के द्वारा होगा, भूमिगत जल के द्वारा होता है। क्यों? कभी कभी संरचनाएं बसावट जो सजावट है बन जाती है और खनिजों के निक्षेपण के द्वारा जो गुफा की विशेषता होती है उसको हम स्पेलियोथीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेलियोथीम कहते हैं और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। गुफा का और थीम का अर्थ जमा होता है, तो यहाँ पर अधिकांश लोग परिचित होते हैं स्टेलेक्लाइट जो है भूमिगत जल के रूप में इसको जानते हैं। हो सकता है थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया भी कम है, तो आपको जो मैंने बात बताई है वो तो करेक्ट है, लेकिन इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप थोड़ा सा नेट पे देख लेना। यूरोप के निम्नलिखित देशों में उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यूरोप के देश हैं और इनको नॉर्थ से साउथ की ओर इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर व्यवस्थित करें, सबसे पहले उत्तर में स्लोवाकिया आएगा, स्लोवाकिया के बाद क्या आएगा, स्लोवाकिया के बाद हंगरी आएगा, हंगरी के नीचे की बात की जाए तो सर्बिया आएगा और सर्बिया के नीचे कोसावो आएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो इनमें से 3 गर्म जलधाराएं, 1 ठंडी धारा है। किनारी की जलधारा तो आपकी ये कैसी है, आपकी ठंडी जलधारा है। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो की धारा ये भी गर्म धारा है और अगलुहास की धारा भी आपकी गर्म जलधारा है। तो हम कहेंगे जो किनारी की जलधारा है आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जल धारा है। अलास्का की धारा की बात करें तो अलास्का के तट पर बहती है। अगलुहास की धारा की बात करें तो हिंद महासागर के तट पर बहती है। क्यूरोशियो की धारा की बात की जाए तो आपके प्रशांत महासागर के तट पर बहती है और हम किनारे की धारा की बात करें तो अटलांटिक महासागर आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। लवणता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो लवणता के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है? पछुआ पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती हैं। जो पछुआ पवनें होती हैं महाद्वीपों के पूर्वी किनारे जो होते हैं उनमें क्या करती है, लवणता में वृद्धि करती है। हम कहेंगे करेक्ट है। दूसरा कहता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये भी सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। क्षोभ मंडल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो क्षोभ मंडल के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो बात करें सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर घटित होती है, यहीं पर मतलब क्षोभ मंडल में घटित होती है, करेक्ट है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक है, तो इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है क्या? हम कहेंगे भाई गलत है। जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है, तो जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होगा या फिर समताप सीमा के निकट होगा? तो हम कहेंगे भाई साहब ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये क्या है, क्षोभ सीमा है। क्या है? क्षोभ सीमा है। और ऊपर क्या है, समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल है। तो ये क्षोभ सीमा ही तो हुई। तो क्षोभ सीमा पर क्या होता है, जेट धाराओं का निकट होता है, ये भी सही है। यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का अवशोषण पर तापमान में वृद्धि, भाई ये तो गलत, तापमान में वृद्धि यहाँ पर अवशोषण कैसे हो जाएगा? यहाँ पर ये मध्य मंडल के आसपास आयन मंडल में होता है, तो हम कहेंगे ये गलत है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और जो है क्षोभ मंडल में सारी चीजें होती हैं जैसे कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिम, ओलावृष्टि, जलवर्षा, बादलों की गरज, बिजली की चमक, तड़ झंझा, तूफान, चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, चक्रवात, सब आपके क्षोभ मंडल में ही आती है, उसके बाद कहीं भी नहीं आते हैं। ठीक है। और यहां पर बात की गई थी कि सर्वाधिक ऊंचाई ध्रुवों पर होती है, तो एक बात ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है, क्षोभ सीमा कहते हैं। तो यहां पर भूमध्य रेखा पर 17 किलोमीटर पाई जाती है। मान लो अगर ये भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा पर 17 किलोमीटर पाई जाएगी और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है केवल 9 से 10 किलोमीटर पाई जाती है। तो ध्रुवों पर जो है क्षोभ सीमा से कम होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है?
अब इनमें से ब्लॉक पर्वत कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक पर्वत है। जबकि एटलस की बात किया है, एटलस कहां पर है, एटलस आपका अफ्रीका में है, एटलस आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण जो है नहीं है। कैसा है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो हम कहेंगे डी वाला नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है अल्पस पर्वत से होता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस फैक्ट सीधा याद होना चाहिए। अल्पस पर्वत से रोन नदी का जो है उद्गम होता है। कौन सी, रोन नदी है। और मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला अल्पस पर्वतमाला ही, आपको पता ही होगा। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है, ब्लैक फेंस है। कौन सी है, ब्लैक है, माउंट ब्लैक है, और फ्रांस में स्थित है। कौन सी है, माउंट ब्लैक है, फ्रांस में स्थित है। अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यहीं से रोन नदी का जो है उद्गम होता है। कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं, मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना कौन प्रदान करते हैं, हम कहेंगे पच्छाद मेघ। कौन, पच्छाद मेघ जो है आपकी सूचना देते हैं। जेट स्ट्रीम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में बात करें, यह समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। कहां पर, समताप मंडल में जेट स्ट्रीम जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है ना, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच में पाया जाता है। क्या ये सही है, हम कहेंगे हाँ, दोनों का ऑप्शन करेक्ट है। हम कहेंगे यहाँ पर ए वाला सही रहेगा। अच्छा सॉरी, ये मौसमी परिवर्तन, मौसमी प्रभावित कैसे होगा, प्रभावित रहता है इसमें, तो वैसे ही गलत है। चलिए पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे उद्योग और केंद्र है, कौन सा उद्योग किस केंद्र के लिए जाना जाता है। जैसे बात करें सूती वस्त्र, सूती वस्त्र की बात किया है तो मैनचेस्टर जाना जाता है। लोहे इस्पात की बात किया तो यवाटा जाना जाता है। कागज की बात किया तो ओटावा, और तेल शोधन की बात किया तो माराकेबो। ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कौन सा, सी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश काला सागर की सीमा पर नहीं है, तो आपका ये मान लो काला सागर है, क्या है, ब्लैक सी है। ब्लैक सी की सीमा पर कौन सा देश यहाँ पर नहीं है, तो तुर्की सीमा पर है, बुल्गारिया भी सीमा पर है, यूक्रेन सीमा पर है। सर्बिया काला सागर की सीमा पर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सर्बिया नहीं है, जबकि तुर्की, बुल्गारिया और यूक्रेन जो है काला सागर की सीमा पर है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में बात करें तो इसका जो आयोजन है 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मुख्य अतिथि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम येगेल वांगचुक थे। तो इसकी जो आपकी बात की जाए मुख्य अतिथि की, तो मुख्य अतिथि की बात किया है तो ये तो गलत है, ये तो आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले एशियाई बुद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। कौन थी, बौद्ध अतिथि कौन थी आपकी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट थी, सॉरी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू, है ना। और यह आयोजन भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया था। तो इसमें मुख्य अतिथि भूटान तो नहीं था। इसका विषय मध्यम मार्ग संतुलन की जीवन पूर्णता, ये भी आपका गलत है। इसका जो विषय था, क्या विषय था, इसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। क्या था, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। केवल आपका पहला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। हाल ही में समाचारों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक किस विषय से संबंधित है। देखो भाई 129वां संविधान संशोधन विधेयक चल रहा है किस विषय से, तो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। किससे, वन नेशन वन इलेक्शन से 129वां संविधान संशोधन संबंधित है। किस राज्य में सूचना का अधिकार संग्रहालय स्थापित किया गया है, सूचना का अधिकार संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया, हम बोलेंगे राजस्थान से गवर्नमेंट ने इसको स्थापित जो है किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में समाचारों में रहे अभ्यास रीप्रैक्स 2024 की कथनों पर विचार करें। रीप्रैक्स 2024 क्या है, इसके कथनों पर विचार करें। इसका जो आयोजन है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा पारादीप उड़ीसा में किया गया था, करेक्ट है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री डकैती से निपटने को समन्वय बढ़ाना था, तो आपका ये सही है क्या, नहीं गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य था तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण। क्या है, जो तेल रिसाव होते हैं, तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण को यहाँ पर जो घटनाएं होती है उसको जवाब देने में विभिन्न हितधारकों के बीच में समन्वय और तैयारियां को मजबूत करना, तो दूसरा वाला गलत है। इसका अभ्यास का उद्घाटन सेशेल्स के राष्ट्रपति बेबेल रामकलावन ने किया था, तो इसका भाई उद्घाटन की बात की जाए राष्ट्रपति बेबेल रामकलावन ने नहीं किया था। इसका जो है आपका आयोजन
पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में किया गया था, जिसमें भारत की ओर से INS तीर ने प्रतिभाग जो है लिया हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, तो हम बोले कि यहाँ पर जो है केवल पहला वाला सही रहेगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध को लगा दिया है। 16 वर्ष से अगर उम्र कम है, कितना 16 वर्ष से अगर उम्र कम है, सोशल मीडिया जो है फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर प्रतिबंध जो है लगा दिया है। किसने लगाया है, हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया देश ने लगाया है। और आज तो हमारे भारत में तो ये जमाना हो गया है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको फोन के सामने रख दिया जाता है, और जैसे ही फोन के सामने रख दिया जाता है कार्टून लगा दिए जाते हैं। क्या कार्टून लगा दिए जाते हैं। अब वो दूध मिल्क तभी पीता है जब कार्टून चल रहे होते हैं, या तो टीवी में या फिर फोन में। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में ये आलम है, और दूसरे देश क्या कर रहे हैं, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख रहे हैं। और भारत में बच्चे पैदा होते के साथ ही क्या करते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। जब तक फोन सामने ना हो तब तक क्या करते हैं, तब तक दूध ही नहीं पीते हैं, तब तक कुछ खाना ही नहीं खाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। हाल ही में सुर्खियों में रहे इगास पर्व के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। इगास पर्व के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में इगास पर्व को त्योहार को मनाया जाता है, करेक्ट है। दीपावली से 10 दिन पूर्व मनाया जाता है। तो दिवाली के दिन के बाद जो है उत्तराखंड भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना दिवाली के 11 दिन बाद उत्तराखंड पहुंची थी, और स्थानीय लोगों ने अपने तरीके से दिवाली को मनाया हुआ है। एक गढ़वाली योद्धा है माधव सिंह भंडारी, इन्होंने दापा घाटी में तिब्बत पर विजय का जश्न मनाया, और एक समुदाय एकता और वीरता के रूप में भी इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कहेंगे केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है कि 10 दिन पूर्व मनाते हैं, बल्कि 10 दिन 11 दिन बाद मनाते हैं। क्या 11 दिन बाद में मनाते हैं, जबकि पहले नहीं मनाते हैं। हाल ही में किस झील में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। ऐसी कौन सी झील है जहां पर एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। सामर झील। कहां पर है सामर झील, कमेंट करके बताओ। सामर झील जो है किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में सेमंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस रचना के लिए उन्हें दिया गया है, यह पुरस्कार ऑर्बिटल के लिए, किसको, ऑर्बिटल के लिए उनको दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वोलोंगोंग विश्वविद्यालय के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो विचार करें अगर हम यहाँ पर, इस विश्वविद्यालय का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है, तो इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है क्या, नहीं, हम कहेंगे इसका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। किसका है, ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। तो पहला वाला गलत हो गया। भारत इसका परिसर गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया गया है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य भारत में कुशल फिनटेक पेशेवरों को बढ़ती मांग को पूरा करना है, ये भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा ही सही है, पहला वाला गलत है। हाल ही में भारतीय शटलर PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब अपने नाम पर किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो इस टूर्नामेंट का जो आयोजन की बात कर रहा है सिर्फ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। कहां पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी की बात कर रहा है, किन पर्वत श्रेणियों के बीच में पाई जाती है। एक तो आपकी वृहद हिमालय, दूसरा प्री बंजाल में पाई जाती है। अगर हम बात करें अगर चोटियों की, तो आप देखोगे सबसे उत्तर में आपकी कौन सी होगी, काराकोरम होगी। कौन सी होगी, काराकोरम होगी। काराकोरम के बाद कौन सी हो जाएगी, काराकोरम के बाद यहाँ पर लद्दाख हो जाएगी। लद्दाख के अगर आप यहाँ पर लद्दाख की चोटी को, लद्दाख की पर्वत श्रेणी को अगर आप तिब्बत में देखोगे तो कैलाश के नाम से हम जानते हैं, कैलाश नाम से जानते हैं। और लद्दाख की आपके दक्षिण में कौन सी पड़ेगी, जास्कर पड़ेगी। और जास्कर के दक्षिण में कौन सी पड़ेगी, पीर पंजाल आती है। कौन सी आती है, पीर पंजाल आती है। और पीर पंजाल के दक्षिण में बात करेंगे तो धौलाधर जो आती है, कौन सी, धौलाधर आती है। और हम बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये श्रेणियों क्रम में याद कर लेना है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। ये बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब कश्मीर घाटी कहां पर है, तो कश्मीर घाटी हाल जैसे ही पूछा जाए आप तुरंत बता दोगे। कश्मीर घाटी जो है आपकी यहां पर कौन सी है, वृहद हिमालय है ना। और इसके बाद आपका महान हिमालय लगता है, तो सॉरी लघु हिमालय लगता है। तो वृहद और यहाँ पर लघु हिमालय के बीच में पीर पंजाल है, तो वृहद एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपकी कश्मीर घाटी जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन अब आप अच्छे से बता पाओगे। काली मृदा के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। काली मृदा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप होता है।
बेसाल्ट लावा, मतलब कि जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे जो लावा निकलता है उसी से होता है, करेक्ट है। इसका निर्माण, पारगम्यता बहुत कम होती है इसमें, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने में सक्षम होती है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों से समृद्ध होती है, भाई ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो कहेंगे हम भाई साहब, इसमें चूना, लोहे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम काफी मात्रा में होता है, पोटास की मात्रा इसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ में कमी पाई जाती है, ना कि समृद्धता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। कौन सी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे पहले मैंने आपको जब चोटियां नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी बता रहा था तो मैंने ये भी बताया था प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसलिए इसका आंसर आप मुझे बताएंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, कोट्टमलाई, अगस्त्यमलाई, इनमें से आपको बताना है कौन सी आपकी सबसे ऊंची चोटी है। जरूर ध्यान से बताना है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को किसका परिणाम है? शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है वह किसका परिणाम होती है? तो हम कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून का परिणाम होती है। किसकी? लौटते हुए मानसून का तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है उसको उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में हम जानते हैं। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। कर्णप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? कुछ प्रयाग हैं, आपको पता होगा, है ना, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडार, अलकनंदा धौलीकंदा, अलकनंदा देवप्रयाग। तो इस तरीके से जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? हम कहेंगे अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर आपका कर्णप्रयाग देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? अब 3 लैगून झील है, एक लैगून झील नहीं है, कौन सी नहीं है? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आप समझ में आ जाएगा। लोकटक झील इसमें से आपकी कहां पर है? लोकटक झील कोई बता सकता है? बहुत इंपोर्टेंट है लोकटक झील, तो है ना, मणिपुर राज्य में। कहां पर है? मणिपुर राज्य में। और ये आपकी लैगून झील नहीं है, जबकि बेमनाथ केरल में है, लैगून झील है, पुलिकट भी लैगून झील है और चिल्लिका झील भी लैगून झील के अंतर्गत जो है आती है। नेक्स्ट आता है, अरुणाचल हिमालय के निवास करने वाली कौन सी जनजाति को उनके अधिवास के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति को व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? मोनपा। कौन सी आएगी पश्चिम में? मोनपा। पश्चिम के बाद कौन सी आएगी? पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो फिर कौन सी आएगी? हम कहेंगे अबोर। कौन सी आएगी? अबोर आएगी। अबोर के बाद कौन सी आएगी? मिसमी। और मिसमी के बाद कौन सी आएगी सबसे पूर्व में? नागा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? आप एक सिक्कों से याद कर लो, डी वाला यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हिमालय के निम्नलिखित उस किस उपखंड में द्वार स्थलाकृति पाई जाती है? तो द्वार जो स्थलाकृति है, दो द्वार होता है, किस उपखंड सब डिवीजन में पाया जाता है? हम कहेंगे सिक्किम हिमालय में। सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृति देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और इसके बाएं तट से कौन कौन सी नदियां जो है मिलती हैं? तो हम कहेंगे एक तो धनसिरी और बूढ़ी दिहिंग। कौन सी? धनसिरी और बूढ़ी दिहिंग जो है आपकी दोनों ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, जबकि सुबनसिरी, मानस और कामेंग आपकी दाएं तट से मिलती हैं। तो इस तट से कौन सी मिलती हैं? हम कहेंगे धनसिरी और बूढ़ी दिहिंग, और सुबनसिरी, मानस और कामेंग आपके बाएं तट से मिलती है। ऑप्शन यहाँ बी वाला जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किली वैली लैगून झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? किली वैली लैगून झील की बात कर रहा है कि भारत के किस राज्य में है? भारत के तमिलनाडु राज्य में किली वैली लैगून झील स्थित है। नेक्स्ट आता है, स्थानांतरित कृषि है और राज्य है, कौन सी स्थानांतरित कृषि किस राज्य से संबंधित है? बताना है, सही ऑप्शन। तो पूनम आपकी केरल राज्य में, बिल्कुल करेक्ट है। बीवर आपकी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ये भी करेक्ट है। बीरा गुजरात में नहीं बोली जाती है ना, बीरा गुजरात में नहीं बोली जाती है। पोडू आपकी उड़ीसा में बोली जाती है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2, 4 सही है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। करेबा संरचना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? करेबा बोले तो कश्मीर से संबंधित है, किससे? कश्मीर से संबंधित है ना। करेबा संरचना के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है। तो अभी मैंने कश्मीर जब बता दिया तो उत्तराखंड का लॉजिक ही खत्म हो गया, है ना। उत्तराखंड से संबंधित तो है ही नहीं, ये कश्मीर घाटी, श्रीनगर और जम्मू की कश्मीर से संबंधित है, पहली बात तो। दूसरा है, इसके निर्माण झीलों में एकत्रित हुए निक्षेप और अवसादों से हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जाफरान की कृषि की जाती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन रहेगा दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन भूड़ भूमि के लिए जाना जाता है। तो भूड़ भूमि के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यह गंगा एवं रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। ये मान लो गंगा बह रही, ये आपकी रामगंगा बह रही है, ये दोनों नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूड़ के लिए जानी जाती है। भूड़ मतलब क्या होता है समझते हो? भूड़ मतलब होता है बांगर मिट्टी, जहां पर आवरण क्षय, ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और ककरीली पथरीली मिट्टी देखने को मिलती है, जिसे हम कंकड़ भी कहते हैं, है ना, कंकड़ भी कहते हैं। जैसे वो अपने कभी कभी देख रहे हो कंकरीली मिट्टी है, ऐसे कहते हैं, ककरीली मिट्टी है, उसको ऊंची भूमि को ही भूड़ के रूप में हम जानते हैं। समझ गए आसान भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन कारण है, कौन सा सही है? बात करें कुल्लू घाटी शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता है। बिल्कुल घाट ठीक है। कुल्लू घाटी मतलब हिमाचल प्रदेश। शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रता तारी पवनें आती हैं। तो हम कहेंगे हाँ, जो आपकी पश्चिमी वेस्टर्नलीज होती है वो आपके कुल्लू घाटी में आती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण भारत में सैन्यकोट्टा दर्रा किसके मध्य अवस्थित है? तो दक्षिण भारत में सैन्यकोट्टा दर्रा की बात कर रहा है, किनके मध्य में अवस्थित है? तो हमें बोलना है कार्डमम एवं नागरकोइल के मध्य में सैन्यकोट्टा दर्रा जो है पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पालघाट, थालघाट, इस तरीके से सैन्यकोट्टा दर्रा है आपके कार्डमम और नागरकोइल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है बिष्ट दोआब क्षेत्र किन नदियों के मध्य है? तो बिष्ट दोआब क्षेत्र की बात करें सतलज एवं व्यास नदी के बीच में है। उमियम झील किस राज्य में है? उमियम झील वेरी इंपोर्टेंट, उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। केवल एक ही झील है मेघालय राज्य में, उमियम झील है, और ये एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है। कौन से प्रयास मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं? मृदा को संरक्षण किया जा सकता है कौन कौन के प्रयासों से द्वारा? सीढ़ीदार कृषि करके, बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण करके, शुष्क भूमि को कृषि में बढ़ावा देकर, बाढ़ नियंत्रण करके। तो हम कहेंगे चारों ऑप्शन सही है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तीर्थ स्थल है और पर्वत पहाड़ी है। कौन सा तीर्थ स्थल किस पर्वत पहाड़ी पर है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने युगों में यहाँ पर सही है, तो सही पूछ रहा है कितने हैं। तो श्रवण बेलगोला की बात करें कैमूर पहाड़ी पर है क्या? श्रवण बेलगोला की बात की जाए आपकी जैन मंदिर है प्रसिद्ध, है ना, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो है कर्नाटक की पहाड़ी चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पहाड़ी के अंतर्गत जो है आता है। तो कर्नाटक कहां पर है? आपका श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में है, और यह कौन सी पहाड़ी? चंद्रगिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, और आपका कौन सा है? विंध्यगिरी पहाड़ी। कौन सा? विंध्यगिरी पहाड़ी के अंतर्गत जो है आता है। कैमूर श्रेणी तो मध्य प्रदेश में है ना, तो ये गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश बिहार में है। हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब विंध्य श्रेणी में कैसे आ जाएगा? हेमकुंड साहिब जो है उत्तराखंड के चमोली में शिवालिक श्रेणी में आता है। किसमें? शिवालिक पर्वतमाला पर आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये आपके उत्तराखंड में है। माउंट आबू अरावली, हाँ ये सही है, राजस्थान में ये करेक्ट है। चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ की बात की जाए तो चरार ए शरीफ आपकी बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बड़गाम जिले में मुस्लिम तीर्थ स्थान है। उत्तर पश्चिम हिमालय में आता है। किसमें आता है? आपके उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट हिमालय के अंतर्गत आता है, न कि शिवालिक श्रेणी की। तो केवल तीसरा सही है, तो हम कहेंगे सी वाला सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत के तटीय मैदानों के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए बात कर लेते हैं कौन सा सही है। पूर्वी तट का निर्माण अवतलन, जबकि पश्चिमी तट का निर्माण उभार किरण। देखो सही लिखा है, सही लिखा है क्या भाई? गलत लिखा है। पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, आपको पता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल देखोगे ये आपका ये पश्चिम वाला तट में डेल्टा कम मिलती है, जबकि पूर्वी तट में डेल्टा ज्यादा मिलती है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत ही होंगे, क्योंकि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, वो मिल गया है। यहाँ पर अभिकथन और कारण है, कौन सा ऑप्शन सही है उसकी बात करेंगे। प्राथमिक भूकंपीय तरंगें किसी भी माध्यम में संचित कर सकती है। बिल्कुल, ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव्य में और गैस में। तो हम कहेंगे जो प्राथमिक पी तरंगें होती है वो तीनों ही माध्यम में गति करती हैं, करेक्ट लिखा है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगें ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं, अब ये भी हम सही कहेंगे, है ना, ये भी सही है, ध्वनि तरंगों के समान जो है चलती हैं। और एक चीज और रखना है, पी तरंगें जो होती हैं करसाप करती चलती हैं। कैसी? करसाप करती चलती हैं। तो हम कैसे कैसे करसाप करती? ये इस तरीके से चलती, करसाप करती पुल एंड पुश में चलती हैं। कैसी? पुल एंड पुश में चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों की बीच में चलती हैं। ऑप्शन ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है। अब यहीं पर हम सेकेंडरी तरंगों को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और ये कैसी होती हैं? ये आवेगी ध्वनि तरंगें जो होती हैं प्रकाश में चलती हैं, प्रकाश तरंगें कहा जाता है, और ये ऐसे चलती हैं इस तरीके से, श्रृंग एवं गर्त में चलती हैं। श्रृंग एवं गर्त में जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग आपकी द्वितीयक तरंगें चलती हैं, और लव तरंगें जो एल होती हैं वो लव तरंगें होती हैं। ये दोनों माध्यम में चलती हैं, और ये धरातल पर चलती है, और ये सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं।
निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों को पूरब से पश्चिम का सही क्रम बताना है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलें हैं उनके बारे में कह रहा है कि पूरब से पश्चिम बता दो मैं कौन सा सही है। तो पूरब से पश्चिम सबसे पूरब में ओंटेरियो है ना, ओंटेरियो है। उसके बाद आपकी पश्चिम में कौन जाएगा, हुरन जाएगा। उसके पश्चिम में भी मिशिगन और सबसे पश्चिम में सुप्रियर। तो इस तरीके से आप देखोगे सुप्रियर, सुप्रियर के बाद आपका मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरन और ह्यूरन के बाद आप कौन सा आएगा, ओंटेरियो। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे डेल्टा के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डेल्टा के बारे में, जलीय अवसादों के निक्षेपण के क्रम में महीन कण स्थल के पास और बड़े कण सागर की ओर जमा होते हैं। सही लिखा है, गलत लिखा है, उल्टा लिखा है पूरा, है ना, उल्टा लिखा हुआ है। सागरीय लहरों की सक्रियता वाले क्षेत्रों में डेल्टा का तीव्र विस्तार होता है। जब सागरीय लहरों की तीव्र सक्रियता है तो डेल्टा का निर्माण कैसे हो जाएगा। तो हमारा कहेंगे हम ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पत्तन है। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा, आर्टिफिशियल मतलब एआई ने नहीं बनाया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया कौन सा पत्तन है। हम कहेंगे चेन्नई पत्तन मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जबकि कांडला, मार्मेगांव और मुंबई ये आपके प्राकृतिक पत्तन है। कैसे हैं, ये आपके प्राकृतिक पत्तन है, जबकि कृत्रिम पत्तन आपका चेन्नई पत्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विचार करना है उपयुक्त जलवायु दशाएं किस फसल के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ जलवायु दशाएं कौन सी फसल के लिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो तो ये रबर के लिए जाना जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, ये भी रबर के लिए। लोहा और अमोनिया युक्त दोमट मिट्टी हो, अब तो पक्का रबर के लिए। गर्म एवं नरम जलवायु हो, ये भी आपके रबर के लिए। तो हम कहेंगे ये चारों ही दशाएं आपकी रबर के लिए जो है जानी जाती है। तो रबर की खेती के लिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ये भी याद रखना है। कहाँ की है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो है फसल है और रबर जो है जाना जाता है। तो आज हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चनों की बात करी। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में 76 से लेकर 150 तक 150 क्वेश्चन तक लाएंगे। एक टेस्ट सीरीज को हम 2 वीडियो में कवर कर लेते हैं। इसके पहले हम हिस्ट्री की कवर कर चुके हैं और दृष्टि की बात करें तो ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और साइंस की कवर कर चुके हैं। चैनल पर आप जाके देख सकते हो। बाकी हमारे ऐप को डाउनलोड आपको जरूर कर लेना है वहां पर, क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज चल रही हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हो एग्जाम बूस्टर सीरीज है, 100 रुपए का केवल कोर्स है। 10 अगस्त के पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, बाकी हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी आपके साथ। आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। और यहीं पर आज के लिए धन्यवाद।